हेलो एंड वेलकम टू विद्यार्थी मंत्रा। विद्यार्थी मंत्रा पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो है रियलिज्म की अपनी थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। हम पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका पहले पढ़ चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। इट इज़ प्रेजेंटेड बाय मी सुमित चौधरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पावर द सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ मॉर्गनथाउस थ्योरी। द सेंट्रल थीम ऑफ द रियलिज्म इज इट्स एम्फेसिस ऑन पावर। जो रियलिज्म का जो सेंट्रल थीम है वो है उसका एम्फेसिस, जो कि किस पे है, पावर पे। ठीक है। Morgenthau in his book states caution as the supreme virtue in politics. It is equated with the cruel reality of the state's will to power. डॉक्टर हंजे मॉर्गनथाउ जो है अपनी किताब में क्वेश्चन को जो है किसी भी स्टेट का सुप्रीम वर्च्यू कहते हैं, सबसे उत्तम गुण मानते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है हर एक स्टेट पावर की भूख रहती है हर एक स्टेट के अंदर, और वो अपनी पावर की भूख मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता है, उससे भले ही दूसरों को नुकसान भी हो। इसलिए जो है क्वेश्चन को, सावधानी को जो है किसी भी स्टेट का सुप्रीम वर्च्यू माना गया है। मान लीजिए कि आज हम लोग सावधानी नहीं बरतते और अपनी जो है मिलिट्री पावर नहीं बढ़ाते हैं, और पाकिस्तान जो है अपनी मिलिट्री पावर लगातार बढ़ाता जाए, तो इससे क्या होगा, एक टाइम के बाद ऐसा होगा जो पाकिस्तान की मिलिट्री पावर जो है हमसे बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और हमने जो है इस चीज पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, और पाकिस्तान की मिलिट्री पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब वो चाहे तो हम पे हमला कर सकता है और हमारी टेरिटरी को भी हथिया सकता है। तो इसलिए जो है क्वेश्चन को सुप्रीम वर्च्यू बताया गया है इंटरनेशनल रिलेशंस में किसी भी स्टेट का। अल्टीमेट गोल ऑफ एनी स्टेट इज टू सीक पावर। किसी भी स्टेट का जो अल्टीमेट गोल होता है वो पावर सीख करना होता है। चाहे स्टेट का जो है करंट गोल, शॉर्ट टर्म गोल कुछ भी हो, लेकिन उस टर्म गोल का भी जो अल्टीमेट मकसद होता है वो पावर ही होता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं थॉमस वुडरो विल्सन का, जो कि यूएस प्रेसिडेंट थे। थॉमस वुडरो विल्सन का गोल क्या था कि वो पूरी दुनिया को जो है वो सेफ बनाना चाहते थे और पूरी दुनिया में जो है डेमोक्रेसी लाना चाहते थे। लेकिन उन्होंने अपने इस शॉर्ट टर्म गोल को किस तरीके से पूरा किया? थ्रू द मीन्स ऑफ पावर। अब बात करते हैं हिटलर की। हिटलर का शॉर्ट टर्म गोल क्या था कि वो पूरी दुनिया को जीत ले, है ना। हिज गोल वाज टू कन्क्वेस्ट द वर्ल्ड। बट जो उसने अपने गोल को अचीव करने का जो मीन्स चुना, वो क्या तरीका था उसका? पावर। इसलिए कहते हैं कि शॉर्ट टर्म गोल चाहे किसी स्टेट का कुछ भी हो, उसका अल्टीमेट गोल जो है वो पावर ही है। ये पॉलिटिकल पावर जिसकी हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं, वो एक तरीके की साइकोलॉजिकल रिलेशन होती है बिटवीन द स्टेट्स हु एक्सरसाइज इट एंड ओवर हुम इट इज एक्सरसाइज। ठीक है। जो स्टेट इसको एक्सरसाइज करता है इस पावर को, और जिसके ऊपर एक्सरसाइज करी जाती है, उनके बीच साइकोलॉजिकल रिलेशन होता है। ऐसा नहीं होता अगर हम लोग मान लीजिए किसी दूसरे स्टेट से अपनी बात मनवाने के लिए मिलिट्री पावर का यूज कर रहे हैं, तो उसको हम पॉलिटिकल पावर बिल्कुल नहीं कह सकते। मिलिट्री पावर और पॉलिटिकल पावर दोनों ही बिल्कुल अलग स्फेयर्स हैं। मिलिट्री पावर में जहाँ पे हम लोग फोर्स का यूज कर रहे होते हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल पावर जो है वो सिर्फ साइकोलॉजिकल रिलेशन की बात करता है। पॉलिटिकल पावर इज ए काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस which is derived from 3 sources. What are those sources? Let's see. First is expectation of benefit, and second is fear of disadvantage, and third one is respect or love for men or institutions. This political power may be exerted through order, threat, persuasion, authority, or charisma of a man, or combination of any of the above. Whatever may be the material objective of a foreign policy, such as the acquisition of sources of raw material, control of sea lanes, or territorial exchange, they always entail control of action of others through the influence of power. चाहे स्टेट का जो है मटेरियल ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो, वो ऐसा जो है अपने मटेरियल ऑब्जेक्टिव्स को किस मींस से अपने मटेरियल ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं, वो होता है पावर। और कौन सी पावर की हम यहाँ बात कर रहे हैं? हम लोग पॉलिटिकल पावर की बात कर रहे हैं, जो कि एक स्टेट का जो कि अपनी पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज कर रहा है, दूसरे स्टेट पे जिस पे वो पॉलिटिकल पावर एक्सरसाइज करी जा रही है, उसके बीच में जो है साइकोलॉजिकल रिलेशन की बात कर रहे हैं। मतलब उनके माइंड पे जो है कंट्रोल कर लेना। अब चाहे वो कंट्रोल किसी भी तरीके से किया जाए, चाहे सैंक्शन से किया जाए, जैसे कि यूएस कई बार सैंक्शन लगाता है। कुछ समय पहले आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि ईरान से अगर इंडिया तेल लेगा तो यूएस उस पर सैंक्शन लगाएगा। और यूएसए ने सिर्फ इंडिया पे नहीं और भी कई सारे देशों पे सैंक्शन लगाए थे, लेकिन इंडिया को जो है कुछ राहत दी गई थी। पर कुछ टाइम के बाद उन्होंने कहा कि अगर अभी भी इंडिया ईरान से तेल लेता है तो इंडिया पे जो सैंक्शन लगाए जाएंगे, जिसकी वजह से इंडिया ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया और अल्टरनेट सोर्सेज ढूंढे अपने तेल की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। तो वहां पे यूएसए ने सैंक्शंस के थ्रू जो है क्या कौन सी पावर यूज करी थी? अपनी पॉलिटिकल पावर यूज करी थी। अब मान लीजिए कोई देश मिलिट्री प्रिपरेशन करता है, तो इसका भी जो है अलग अलग मतलब हो सकता है। तो इसका पॉलिटिकल मतलब क्या होगा? इसका पॉलिटिकल मतलब होता है टू डिटर द अदर नेशन टू अटैक ऑन यू। इसका पॉलिटिकल एम होता है कि कोई दूसरा नेशन हम पे अटैक ना करे, उसको पहले हम साइकोलॉजिकली जो है डरा दे, ताकि वो हम पे अटैक करने की सोचे ही ना। हम पे अटैक करना उसके लिए काफी ज्यादा रिस्की हो जाए। अब किसी वॉर का पॉलिटिकल एम क्या होता है?
किसी वॉर का पॉलिटिकल एम जो है किसी की टेरिटरी कंक्वेस्ट नहीं करना होता। इसका पॉलिटिकल एम हो सकता है, एम होता है किसी वॉर का टू यील्ड द स्टेट विच लॉस्ट इन वॉर टू द विल ऑफ विक्टर। पावर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय 8 फैक्टर्स व्हिच आर पॉपुलेशन, जियोग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल पोटेंशियल, नेशनल कैरेक्टर एंड मोरल स्टैंडर्ड्स, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, क्वालिटी ऑफ डिप्लोमेसी एंड क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट। चलिए देखते हैं बैलेंस ऑफ पावर से क्या मतलब है। बैलेंस ऑफ पावर से मतलब है दो, मान लीजिए दो कोई जो है सुपर पावर हैं, ठीक है। कोल्ड वॉर का एग्जांपल लेते हैं, एक हो गया यूएसए और दूसरा हो गया हमारा यूएसएसआर। तो इसमें ऐसे में क्या करा जाता है, अब यूएसए जो है वो दूसरी कंट्रीज के साथ अपने अलाइज फॉर्म करेगा, यूएसएसआर अपने अलाइज फॉर्म करेगा और ये अलाइज फॉर्म करके जो है और ज्यादा पावरफुल होने की कोशिश करते हैं और दूसरे की जो है पावर को कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं अलाइज बना के कि दूसरे की पावर को किस तरीके से कम करा जा सके और अपनी पावर को किस तरीके से जो है ज्यादा किया जा सके, जितना ज्यादा हो सके। पॉलिटिक्स इज ए फाइट फॉर पावर इन ए वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिशन, of poverty, of natural resources, in a world which is result of forces inherent to human nature. Maximal realism, minimal realism। देखते हैं इन दो टर्म्स का क्या मतलब है। मैक्सिमल रियलिज्म का मानना है कि दो सुपर पावर जो हैं एग्जिस्ट करना, दो सुपर पावर का एक ही साथ इज ए अनस्टेबल कंडीशन। तो ऐसे में होगा क्या, एक सुपर पावर जो है खत्म हो जाएगी और दूसरी सुपर पावर जो है एक हेजिमोनिक पावर बन जाएगी, मतलब सारी की सारी पावर इसी के पास है, इससे ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। तो ऐसा मैक्सिमल रियलिज्म का मानना है। लेकिन मिनिमम रियलिज्म कहता है कि थ्रू द अलायंस एंड बाय फॉर्मिंग द पॉलिसीज, दो सुपर पावर जो है एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि रियलिज्म का क्रिटिसिज्म किन किन बेसिस पे होता है। इससे पहले मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग जो है अब रियलिज्म को अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 3 में आपका बस अब क्रिटिसिज्म रह रहा है। तो मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जाके वहां पे कमेंट करके बताइए कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द पॉसिबल क्रिटिसिज्म ऑफ रियलिज्म, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करिए और बताइए। तो चलिए देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ रियलिज्म। The whole theory of realism after World War II was based on the balance of power between two superpowers। और उसके बाद भी जो है रियलिज्म जो है ये बात बिल्कुल भी नहीं बता पाया कि सोवियत यूनियन का डिमाइज हो जाएगा और उसके जो अलायंस सिस्टम का डिसोल्यूशन हो जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा प्रॉब्लम्स इन, जो रियलिस्ट है उनको हमेशा से प्रॉब्लम रही है इन एक्सप्लेनिंग दी सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन टाइप की जितनी भी सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनको एक्सप्लेन करने में रियलिस्ट को हमेशा प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं कि ये जो है किसी भी तरह की सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक तरीके की इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, IGO है, जिसमें जो है अलग अलग स्टेट्स जो है एक साथ आए हैं अपना नेशनल इंटरेस्ट पूरा करने के लिए। ये सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसी कोई चीज नहीं होती, ऐसा जो है रियलिस्ट का मानना है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन में अगर हम इसको सिर्फ एक IGO माने यूरोपियन यूनियन को, तो यूरोपियन यूनियन का जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके जो भी डिसीजंस होते हैं वो पूरे यूरोपियन नेशंस पे क्यों अप्लाई होते हैं, ये बताइए। अगला देखते हैं ग्रोइंग रोल ऑफ MNCs एंड NGOs। रियलिज्म जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में MNCs और NGOs का कोई भी रोल नहीं मानता। क्रिटिसिज्म किस बेसिस पे होता है इसका, MNCs जो है कई बार इतनी ज्यादा ताकतवर होती हैं कि स्टेट भी उससे कम पावरफुल होता है। कई सारी MNCs जो है अपनी खुद की फोर्सेस भी रखती है अपनी प्रॉपर्टी को जो है सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन रियलिज्म अब क्या कहता है, रियलिज्म कहता है कि हम यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन में जो है ये छोटे और कमजोर देश बिल्कुल भी कोई खास इन्फ्लुएंस नहीं रखते। यहाँ पे जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में हम जिन देशों की बात कर रहे हैं वो पावरफुल नेशंस की बात कर रहे हैं। INGOs एंड IGOs रोल इन इंटरनेशनल रिलेशंस। अब रियलिज्म जो है इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रोल को भी इंटरनेशनल रिलेशंस में नहीं मानता। अगर ऐसा होता तो क्यों जो है INGOs और IGOs के जो है नंबर्स आज के डेट पे इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर ये कोई सा भी रोल प्ले नहीं करते इन इंटरनेशनल ऑर्डर, देन व्हाई देयर प्रोलिफरेशन वाज हैपेंड। इनकरेक्ट कंसेप्ट ऑफ स्टेट आर नॉट एक्टर्स बट रेदर एन अब्स्ट्रैक्ट होल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स व्हाई स्टेट्स कैन परस्यू कॉन्ट्रेरी गोल्स। रियलिज्म डज नॉट एक्सप्लेन प्रोलिफरेशन ऑफ ट्रीटीज एंड अग्रीमेंट्स। अब ये जो अलग अलग ट्रीटीज और अग्रीमेंट्स होते रहते हैं टाइम पे इंटरनेशनल लेवल पे,
रियलिज्म उनको बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करता, जो कि एक बहुत ही बड़ा क्रिटिसिज्म है रियलिज्म का। रियलिज्म क्या कहता है कि स्टेट जो है सोवरेन एक्टर्स होते हैं और वो अपने से ऊपर किसी की सत्ता को नहीं मानते और ना ही वो ये चाहते हैं कि वो दूसरे स्टेट से किसी और के अकॉर्डिंग जो है इंटरेक्ट करें। वो सोवरेन है और अपने हिसाब से इंटरेक्ट करेंगे। लेकिन अब जो है ये अलग अलग ट्रीटीज होती हैं, अग्रीमेंट्स होते हैं, जिसमें जो है स्टेट्स अपने ऊपर खुद कुछ नियम लागू करवाते हैं ताकि किसी के भी इंडिविजुअलिस्टिक फैसले से जो है बाकियों का नुकसान ना हो। और इसके अलावा जो इकोनॉमिक फायदे के लिए भी स्टेट जो है अलग अलग ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स करते हैं, जिनमें वो अपने ऊपर खुद कुछ नियम और हर एक स्टेट के ऊपर कुछ नियम और कानून लागू होते हैं और स्टेट को जो है उनको मानना पड़ता है। ऑल रियलिस्ट डजंट एग्री ऑन व्हाट द करेक्ट पॉलिसीज। अब कुछ रियलिस्ट जो है वो कहते हैं कि डिफेंसिव पॉलिसी हमें अपनानी चाहिए और कुछ रियलिस्ट कहते हैं कि ऑफेंसिव पॉलिसी अपनानी चाहिए। डिफेंसिव रियलिज्म को देखते हैं। डिफेंसिव रियलिज्म कहता है कि हमें जो है अपनी मिलिट्री पावर बढ़ानी चाहिए ताकि हम लोग अपने आप को डिफेंड कर सकें। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि जो मिलिट्री पावर, जो वेपन्स हमने अपने आप को डिफेंड करने के लिए खरीदे हैं, किसी भी एक स्टेट ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए खरीदे हैं, वो स्टेट उसका ऑफेंसिव यूज नहीं करेगा? क्या वो स्टेट किसी दूसरे स्टेट पर हमला करने के लिए उसका यूज नहीं कर सकता? मान लीजिए आपने एक बंदूक खरीदी अपने आप को जो है बचाने के लिए। अब कल को आपके किसी से दुश्मनी हो जाती है, क्या आप उस बंदूक का यूज उस बंदे को मारने के लिए नहीं कर सकते? तो ये बात जो है, इस बात में डिफरेंशिएट करना कि क्या डिफेंसिव वेपन है, कौन से ऑफेंसिव वेपन है, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अगर ओवरऑल हम लोग देखें तो रियलिज्म ने जो है इंटरनेशनल रिलेशंस को काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। खास करके जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के जितने भी इवेंट्स हुए थे उनको बहुत ही अच्छी तरीके से जो है रियलिज्म एक्सप्लेन कर पाया था। In some, realism offered the best explanation of IR after World War II because of a unique combination of events which caused both the economic and security scenario of the world to deteriorate. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। थैंक वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेसन।